नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है धोखेबाज। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तेजी से सीढ़ियाँ उतरती हुई पीहू चिल्लाई, दादी दादी जल्दी नाश्ता दो वरना मैं चली। अरे बस ला रही हूँ। हाथ में थाली लिए हुए जानकी जी बड़बड़ाती हुई किचन से बाहर निकली और अपने हाथों से पीयू को जल्दी जल्दी अचार, आलू का पराठा और दही खिलाते हुए बोली, सुन बता दी जा कब आएगी, क्योंकि तेरे इंतजार में मैं भूखी बैठी रहती हूँ। तो तुम खा लिया करो ना दादी, मैं जब आऊंगी निकाल कर खा लूंगी। पीहू की बात पर जानकी कहने लगी, आज तक ऐसा हुआ है कभी कि पोती भूखी रहे और मैं खा लूं? ओ मेरी प्यारी दादी, इतना प्यार करती हो मुझसे, कहकर पीहू ने दादी के गालों को चूम लिया। फिर अपने कंधे पर बैग टांगते हुए बोली, ठीक है आज जल्दी आने की कोशिश करूंगी। अब खुश? लेकिन जानकी मन ही मन भुनभुनाते हुए कहने लगी, क्या खा खुश रहेगी वह जिसकी जवान पोती अनजान लोगों के साथ पूरा पूरा दिन गली गली कुचे कुचे घूमती रहती हो। हर पल एक डर लगा रहता है कि पीहू ठीक तो होगी ना। कितनी बार कहा आलोक से कि बेटी बड़ी हो गई है, ब्याह कर दो, लेकिन सुनता कौन है। जानकी के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखकर पीहू को समझते देर नहीं लगी कि उसकी दादी उसे लेकर परेशान है। वो बोली, दादी तुम यही सोच रही हो ना कि कैसे जल्दी से मेरी शादी हो जाए और तुम्हारी जान छूटे? तो बता दूं, नहीं छूटने वाली तुम्हारी जान, समझ लो। बड़ी मासूमियत से वह अंगूठा दिखाते हुए बोली, फिर डब्बे से एक लड्डू निकाल कर खाते हुए चली गई। पीहू सिर्फ अपनी दादी की ही नहीं बल्कि अपने पापा आलोक की भी जान है। वही उन दोनों के जीने की वजह भी है। पीहू से ही पूरे घर में रौनक है। 24 साल की पीहू अपने पापा की तरह ही टूरिस्ट गाइड का काम करती है। जब पीहू बहुत छोटी थी तभी ये लोग दिल्ली आकर बस गए थे। यही दिल्ली में ही आलोक का अपना खुद का मकान है। देखने में बला की खूबसूरत पीहू को देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि वह आलोक की बेटी है। उसका रंग ऐसा जैसे मक्खन में जरा सा सिंदूर बुरक दिया गया हो। उसकी भूरी आंखें, पतले लाल होठ, रेशमी बाल देखकर लोग उसे देखते ही रह जाते हैं। उसकी बातों में ऐसी चुंबकीय शक्ति कि जब वह बोलती है तो लोग बस सुनते ही रहते हैं। अपने व्यवहार से वह लोगों को तुरंत अपना बना लेती, मगर ऐसा भी नहीं था कि किसी पर भी वह आंख बंद करके भरोसा कर लेती थी। अच्छे बुरे लोगों को पहचानना आता था उसे। 2 साल से टूरिस्ट गाइड का काम कर रही थी। ये बात वह बहुत अच्छी तरह से जानती है कि दिल्ली में ऑटो वालों से मोलभाव करके पैसे कैसे कम करवाए जाते हैं। अगर दिल्ली में कोई विदेशी टूरिस्ट परेशान है तो उसका साथ कैसे दिया जा सकता है। टूरिस्ट को कौन से ऐतिहासिक स्थानों पर घुमाना है। टूरिस्ट के साथ बातचीत करने से लेकर उन्हें समझाने की कुशलता ही पीहू को एक कामयाब गाइड बनाता। पीहू विदेशी टूरिस्ट को अपने देश शहर के बारे में बड़े विस्तार से बताती। जब वह गाइड बनकर अपने देश की धरोहर, सभ्यता और संस्कृति के बारे में टूरिस्ट को बताती थी तो इस काम में उसे बहुत खुशी भी मिलती थी। पीहू रोज लगभग 6-7 घंटे लोगों को गाइड करने का काम करती थी, लेकिन कभी भी उसे इस काम से ऊब महसूस नहीं हुई थी, बल्कि उसे नए नए लोगों से मिलकर उनके बारे में जानकर मजा आता था। दुनिया के हर कोने से लोग यहाँ घूमने आते थे। जानकी ने कितना चाहा कि आलोक शादी कर ले ताकि पीहू को एक माँ मिल जाए, लेकिन आलोक तो शादी के नाम से ही भड़क उठता था। उसका कहना था कि अब पीहू ही उसके लिए सब कुछ है, लेकिन जानकी को अब अपनी पोती पीहू की शादी की चिंता सताने लगी थी। वे चाहती हैं कि जल्दी से जल्दी उसकी शादी हो जाए तो वे चैन से अपना बुढ़ापा काटे और मरे। पीहू के पैदा होते उसकी माँ चल बसी थी। ये बात उसके पापा ने ही उसे बताई थी, लेकिन पीहू जब भी अपने पापा से अपनी माँ के बारे में पूछती कि उन्हें हुआ क्या था, कैसे मर गई, तो वे चिढ़ उठते, कहते एक ही सवाल बार बार दोहरा कर मुझे परेशान न किया कर। पीहू समझ नहीं पाती थी कि माँ के बारे में पूछने पर अक्सर पापा इतना भड़क क्यों जाते हैं, जबकि उसकी माँ तो अब इस दुनिया में है भी नहीं। लेकिन दादी उसे समझाती कि उसके पापा उसकी माँ से बहुत प्यार करते थे और माँ भी उनसे बहुत प्यार करती थी, और जब वो उसे छोड़कर चली गई तो आलोक को अच्छा नहीं लगा था। लेकिन दादी माँ, इसमें माँ की क्या गलती थी? उन्होंने क्या मरना चाहा होगा?
उन्हें दुख नहीं हुआ होगा अपने पति और बच्चे को छोड़कर जाते हुए? बोलो ना दादी, चुप क्यों हो? अब जानकी क्या बोलती, कैसे और किस मुंह से कहती कि उसकी माँ मरी नहीं बल्कि जिंदा है। हाँ, पीहू की माँ जिंदा है, लेकिन वह अपनी बेटी से कोसों दूर रहती है, इतनी दूर कि पीहू की आवाज भी उस तक नहीं पहुंच सकती। जानकी पीहू को उसकी माँ के बारे में सब कुछ बता देना चाहती थी, लेकिन आलोक को दिया हुआ वचन उन्हें बोलने से रोक देता था। जानकी अंदर ही अंदर इस सोच में घुली जा रही थी कि उनके जाने के बाद उनकी पोती का कैसे क्या होगा, कौन ध्यान रखेगा उसका। उन्हें उसके भविष्य की चिंता सताने लगती, लेकिन यह बात वे आलोक से कह भी नहीं पाती थी। एक बार कहा था तो कैसे चिढ़ते हुए उसने कहा था कि क्या वह मरने वाला है जो वे ऐसी बातें कह रही है? जिंदा है वह भी, और अपनी बेटी का ख्याल रख सकता है। लेकिन जानकी अपने मन की उलझन को कैसे समझाए कि वे क्या सोचती रहती हैं। इधर कई दिनों से जानकी जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। सोती तो उठने का मन नहीं होता था। शायद शुगर बढ़ गई हो उनकी, लेकिन सारी दवाइयाँ तो समय से ले रही थी वे। उन्हें शुगर बढ़ने पर भूख प्यास ज्यादा लगती है, पर उनका तो खाना देखने तक का मन नहीं करता था। जानकी को अब इस बात का एहसास होने लगा कि उनके पास अब समय कम है, लेकिन मरने से पहले वे पीहू को उसकी माँ के बारे में सब कुछ बता देना चाहती थी। शाम को पीहू को जल्दी आया देखकर बोली, बेटा यहाँ मेरे पास आकर बैठ, तो मुझे तुझसे कुछ बातें करनी है। पीहू को अपने पास बुलाते हुए वे बोली, लेकिन बोलते बोलते ही उन्हें जोर से खांसी आने लगी। पीहू दौड़कर उनके लिए पानी लाने चली, लेकिन जानकी उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए बोली, नहीं, पानी नहीं, तू यहाँ मेरे पास बैठ और सुन ले मेरी बात, क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है बेटी। मैं तुझे ये बताना चाहती हूँ कि वे कहते कहते थोड़ी रुक गई, फिर आगे बोली कि तेरी माँ जिंदा है, लेकिन यह बात तुझसे इसलिए छिपा कर रखी गई क्योंकि आलोक नहीं चाहता था कि तुझे यह बात कभी पता चले। दादी की बात सुनकर पीहू तो स्तब्ध रह गई। उसे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो उसने सुना वो सच है। हाँ बेटी, सच है ये, एकदम सच, 16 आने। लेकिन दादी, फिर पापा क्यों कहते रहे कि माँ मर गई? आपने भी क्यों नहीं बताया मुझे कि मेरी माँ जिंदा है? जिसने मुझे जन्म दिया वो मरी नहीं है बल्कि जिंदा है। आप सबने मुझसे झूठ क्यों कहा? क्यों ऐसा किया आपने? कहते कहते पीहू की आंखों में झरझर आंसू बहने लगे। मन तो किया उसका कि अभी इसी वक्त उड़कर अपनी माँ के पास पहुंच जाए। बेटी, हमें गलत मत समझ, हमारी भी मजबूरी थी, इसलिए हमने तुझसे वो बात छुपा कर रखी थी। लेकिन मरने से पहले मैं तुझे सारी सच्चाई बता देना चाहती हूँ बेटी। अपनी पोती के गालों को सहलाते हुए जानकी बताने लगी कि आलोक के पिताजी जयपुर के मनही गांव के जमींदार के यहाँ नौकरी किया करते थे। पहले उनका कच्चा मकान हुआ करता था, लेकिन फिर बाद में आलोक के पिताजी ने अपने कमाए पैसों से उस घर को पक्का बनवा लिया। सब कुछ बढ़िया चल रहा था कि एक दिन आलोक के पिताजी चल बसे। तब आलोक केवल 10 वर्ष का अबोध बच्चा था। दुनियादारी की उसे कतई समझ नहीं थी। आलोक के पिताजी के गुजर जाने से घर की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जाने जा रही थी। घर में एक ही तो कमाने वाले थे, वो भी नहीं रहे। आलोक और उसकी बूढ़ी दादी की जिम्मेदारी जानकी पर आ पड़ी। मगर बेटे के गम में कुछ दिन के बाद आलोक की दादी भी चल बसी। कुछ ही समय के अंतराल पर पति और सास का यूं खो देना जानकी के लिए बड़ी आहत कर देने वाली बात थी। चिंता चिंता का भी विषय था। आलोक की पढ़ाई कैसी होगी सोच सोच कर जानकी उदास हो जाती। उस आड़े वक्त में जानकी की सहेली ने उनका बड़ा साथ दिया था। जानकी को समूह द्वारा मोमबत्ती बनाने का काम मिल गया। धीरे धीरे जानकी की मेहनत रंग लाई और उसकी कमाई से घर में दाल रोटी चलने लगी और आलोक फिर से स्कूल जाने लगा। किसी तरह खींच तान कर उसने 12वीं तक पढ़ाई की। फिर वह अपने दोस्तों की तरह गाइड का काम करने लगा। देशी विदेशी सैलानियों को घुमाने, उन्हें अपनी सभ्यता संस्कृति के बारे में बताने में आलोक को बड़ा अच्छा लगता था। विदेशी सैलानियों की तरह ही एंजल भी भारत घूमने आई थी। आलोक ही उसका गाइड था। आलोक के साथ कुछ ही दिनों में वह काफी हिल मिल गई। एंजल देश विदेश घूमती रहती थी। बहुत गाइडों से उसका पाला पड़ा था, लेकिन आलोक जैसा हंसमुख सरल विचारों वाला गाइड उससे पहली बार मिला था। एंजल को उसका साथ बहुत ही अच्छा लगता था।
आलोक जब एंजल को मैडम जी कहकर बुलाता तो वह हंस पड़ती और कहती कि मैडम जी नहीं, तुम मुझे एंजल बुला सकते हो। एक रोज बातों ही बातों में एंजल ने बताया कि होटल में उससे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन वह कुछ दिन अभी भारत में रुकना चाहती है। अगर कोई पेइंग गेस्ट रूम रहने को मिल जाता तो मजा आ जाता। वो जितना चाहे उतना पैसा पे करने को तैयार है, पर उसे घर जैसा माहौल चाहिए। उसकी बात सुनकर कुछ देर सोचते हुए आलोक सकुचाते हुए बोला था, पैसे की तो कोई बात नहीं मैडम जी, लेकिन अगर आप चाहे तो मेरे गरीब खाने में आकर रह सकती हैं। वैसे भी हमारा ऊपर वाला कमरा खाली ही है। अब एंजल यही तो चाहती थी। वह तुरंत होटल से अपना सामान लाकर आलोक के ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो गई। जानकी के हाथों का बना खाना वह बड़े चाव से खाती और सबसे अच्छा तो उसे चोखा बाटी लगता था। कहती, वहां जाकर ये डिश जरूर ट्राई करेगी। कई बार एंजल जानकी के कामों में हाथ बटाने लगती। बड़ा अच्छा लगता था उसे किचन में जानकी की मदद करके। उनके साथ रहकर वह बहुत कुछ बनाना भी सीख चुकी थी। दोनों के बीच माँ बेटी जैसा रिश्ता बन गया था। माँ का प्यार क्या होता है उसने जानकी के साथ रहकर ही जाना था, वरना तो उसे कभी अपनी माँ का प्यार मिला नहीं। रोज की तरह उस रात भी दोनों खाना खाने के बाद छत पर बैठकर कॉफी पी रही थी। कॉफी का मजा लेते लेते यहाँ वहाँ की बातें कर रही थी। आलोक के पूछने पर कि उसके घर में कौन कौन है, तो एंजल भावुक होकर बताने लगी कि जब वह 8 साल की थी तभी उसके माँ पापा का तलाक हो गया और वह अपनी नानी के साथ रहने चली गई। तलाक लेने के बाद उसके माँ पापा ने दोबारा शादी कर ली। फिर अब वे दोनों अपनी नई दुनिया बसाकर उसमें मस्त हो गए। अपने पेरेंट्स होने का फर्ज वे बस इतना ही निभाते कि एंजल की पढ़ाई और खर्च के लिए पैसे भेज दिया करते। कुछ समय बाद जब उसकी नानी का भी देहांत हो गया तो वह हॉस्टल रहने चली गई। अपने माँ पापा के साथ भी तो जाकर रह सकती थी ना। आलोक की बात पर एंजल ने बताया कि वह गई थी अपने पापा के पास रहने, पर सौतेली माँ उसे पसंद नहीं करती थी, इसलिए वह अपने माँ के पास रहने चली गई। लेकिन वहाँ उस सौतेला पिता उस पर ही गंदी नजर रखने लगा था, इसलिए फिर हॉस्टल ही उसका घर बन गया। ओह, बहुत दुख भरी कहानी आपकी, अफसोस जताते हुए आलोक बोला। यह सुनकर एंजल मुस्कुराई और फिर आसमान की तरफ देखती हुई एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि जब लोगों को पालना ही नहीं होता तो फिर बच्चे पैदा ही क्यों करते हैं। बोलते हुए एंजल की आंखें छलक आई थी, लेकिन बड़ी सफाई से वह अपने आंसू पोंछकर मुस्कुराते हुए बोली, खैर वो सब छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारे जीवन में क्या क्या हुआ। मेरा मतलब है कि तुम्हारी परवरिश, पढ़ाई, सब जानना है मुझे। मेरे बारे में? आलोक हंसा और बोला, अब क्या बताऊं मैडम जी, जब मैं 10 साल का था तभी मेरे पिताजी मुझे छोड़कर चले गए और कुछ महीने बाद दादी भी हमें अकेला छोड़कर चली गई। फिर माँ ने पढ़ाया लिखाया, फिर गाइड बन गया और आज आपके सामने खड़ा हूँ। बोलकर आलोक हंसा तो एंजल भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। आलोक कहने लगा कि अब यही उसकी छोटी सी दुनिया है। आलोक, छोटी सी दुनिया बहुत सुंदर है, और देखो अब मैं भी तुम्हारी इस छोटी सी दुनिया की सदस्य बन गई हूं ना, है ना। बोलकर एंजल ने आलोक के हाथों को चूम लिया। एंजल के ऐसे व्यवहार से आलोक का पूरा शरीर सिहर उठा। एकांत में जब दो युवा दिल मिलते हैं तो अपने आप उनके बीच की दूरियां सिमट कर छोटी हो जाती हैं। यहाँ भी यही हुआ, दोनों की मर्जी से। फिर ऐसा बार बार होने लगा। लेकिन विदेशी एंजल के लिए ये कोई नई बात तो नहीं थी। उसके लिए तो यह पेट की भूख की तरह ही थी। मगर अपना देसी आलोक इसे प्यार समझ बैठा। एंजल हर रात आलोक के आगोश में समा जाती और वह एंजल को लेकर रोज नए नए सपने बुनता। वह दीवानों की तरह एंजल से प्यार करने लगा। उससे एक पल की भी दूरी अब उससे बर्दाश्त नहीं होती थी। एंजल के बिना वह खुद को अधूरा महसूस करने लगा था। कहते हैं, इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते। जानकी को भी समझ में आ गया कि दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे, मगर दोनों ने अभी तक अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। इसलिए कई बार उन्होंने घुमा फिरा कर आलोक से पूछा भी कि एंजल उसे पसंद है, प्यार करता है वो उससे। लेकिन शर्मीला आलोक मुस्कुराकर बस अपनी नजरें झुका लेता था। उधर एंजल कहती थी, हाँ हाँ, आलोक उसे अच्छा लगता है और वह तो इतना प्यारा है कि किसी को भी उससे प्यार हो जाएगा। आज सुबह जानकी बोली,
आलोक, ले चाय पी और जाकर देख ऊपर, एंजल कब से तुझे आवाज लगा रही है। मगर आलोक ने चाय छुई नहीं और तुरंत दौड़ता हुआ ऊपर पहुंचा। अरे देखो तो इस लड़के को, चाय तो पीता जा, ठंडी हो जाएगी। लेकिन आलोक कहाँ सुनने वाला था। जानकी ने सोचा वहीं जाकर चाय दे आऊं, वरना ठंडी हो जाएगी। इधर आलोक जब कमरे में पहुंचा तो देखा एंजल बाथरूम से आकर निढाल से बिस्तर पर पड़ गई। क्या हुआ मैडम जी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? एंजल का हाथ अपने हाथों में लेकर सहलाते हुए आलोक ने पूछा। तो वह रोने लगी। अरे क्या हुआ बताओ तो। आलोक अब घबरा उठा। आलोक, आई एम प्रेग्नेंट। प्रेग्नेंट? यानी तुम माँ बनने वाली हो? और मैं पापा? ओह एंजल, तुमने तो मुझे खुश कर दिया। आलोक को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो उसने सुना वो सच है। आलोक, एंजल जोर से चीख पड़ी, मैं तुमसे सल्यूशन मांग रही हूँ। बताओ, बताओ मुझे कि मैं अब क्या करूँ। मुझे बच्चा अबॉर्ट करना है। एबॉर्ट? एबॉर्ट मतलब गर्भपात? आलोक चौंक गया। पर क्यों? यह बच्चा तो हम दोनों के प्यार की निशानी है। हाँ, मुझे पता है कि तुम यही सोच रही हो कि लोग क्या कहेंगे। बिन ब्याही माँ बनना किसी भी लड़की के लिए तो शर्मिंदगी की बात होती है। इसलिए हम कल ही शादी कर लेंगे। चट मंगनी। व्हाट? अब चौंकने की बारी आलोक की थी। शादी, प्यार, बच्चा, ये सब क्या बोले जा रहे हो तुम? नो नो नो, शायद तुम गलत समझ रहे हो। कुछ गलत नहीं समझ रहा हूं मैं एंजल। मैं बल्कि सब सही हो जाएगा। हम आज ही मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे। फिर लोगों को कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। उत्साह से भरा आलोक अपने ही रौ में बोलता जा रहा था। शादी? शादी और तुमसे? एंजल अजीब तरह से हंसते हुए बोली। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगी? वन सेकंड, कहीं तुमने ये तो नहीं समझ लिया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? ओहो, कहते हुए एंजल ने अपना सिर दोनों हाथों से थाम लिया। किसी ने कितना सही कहा है आलोक कि तुम इंडियन लोग इमोशनली फूल होते हो। आज देख भी लिया। फिजिकल रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं होता कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। समझ लो जैसे पेट की भूख को शांत करने के लिए हम खाना खाते हैं, वैसे ही शरीर की भूख को भी शांत करना पड़ता है। दैट्स इट, यू अंडरस्टैंड। और ये बच्चा, ये एक गलती है जिसे मैं आज ही ठीक कर दूंगी। एंजल की दो टूक बातों से आलोक स्तब्ध होकर उसे ताकता रहा। बाहर चाय लेकर खड़ी जानकी भी उनकी बातें सुनकर वहीं जड़वत खड़ी हो गई। उन्हें तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि जो उन्होंने सुना वह सही है या उनके कान बज रहे हैं। फिर भी आलोक कहने लगा, एंजल, तुम भले ही मुझसे प्यार ना करो, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और ये बच्चा, ये हमारे प्यार की निशानी है। प्लीज इसे मत गिराओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। लेकिन एंजल उसके प्यार को अपने पैरों की जूती बताते हुए अपने कपड़े अटैची में भरने लगी कि अब उसे यहाँ रहना ही नहीं है। ठीक है, चली जाओ यहाँ से जहाँ भी जाना है, लेकिन मेरे बच्चे को मारने की सोचना तक नहीं। आलोक ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। ये सुनकर एंजल ने उसे घूर कर देखा और फिर गुर्राते हुए तेज आवाज में बोली, लीव माई हैंड। आई सेड लीव माई हैंड। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा सोचने की कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी या तुम्हारे बच्चे को जन्म दूंगी? एक नफरत भरी निगाह आलोक पर डालते हुए एंजल दंदनाती हुई उस घर से निकल गई। पीछे से जानकी रोकती रह गई, गिड़गिड़ाती रही, पर उसने पलट कर भी नहीं देखा। एंजल जल्दी से जल्दी ये बच्चा गिरवा कर अपने देश लौट जाना चाहती थी। एंजल दक्षिण अमेरिका के देश चिली की रहने वाली थी और वहाँ एबॉर्शन कानूनन अपराध है। वहाँ बहुत ही ज़रूरी परिस्थिति में कोर्ट एबॉर्शन की अनुमति देता है। इसलिए एंजल यह झंझट यहीं निपटा देना चाहती थी। लेकिन डॉक्टर ने साफ तौर पर कह दिया कि एबॉर्शन नहीं हो सकता क्योंकि इससे एंजल की जान को खतरा है। सुनकर एंजल की आंखों के आगे अंधेरा छा गया, लेकिन उसे किसी भी हाल में कैसे भी यह बच्चा गिराना ही था। इसलिए उसने दूसरे डॉक्टर से संपर्क किया और कहा कि वह पैसों की चिंता ना करे, जितने चाहिए देने के लिए तैयार है, पर उसे यह बच्चा नहीं चाहिए। लेकिन सभी डॉक्टरों का यही कहना था कि अब इस बच्चे का अबॉर्शन नहीं हो सकता। एंजल के पास अब एक ही रास्ता बचा था कि वह इस बच्चे को जन्म दे।
बोलते बोलते जानकी को ऐसी खांसी उठी कि उसकी जान लेकर ही गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। दादी के जाने का गम और माँ के जिंदा होने की खुशी ना तो पीहू को रोने दे रही थी और न ही खुश होने। गुस्सा उसे इस बात पर आ रहा था कि उसके पापा ने उसे झूठ क्यों कहा कि उसकी माँ मर चुकी है, जबकि वह जिंदा है। ऐसा क्यों किया उसके पापा ने? लेकिन आलोक कहने लगा, उसने जो भी सुना वह आधा सच है। तो पूरा सच क्या है, बताइए ना मुझे। पीहू अपने पापा को हिकारत भरी नजरों से देखते हुए बोली। क्या बताएंगे आप? फिर कोई झूठी कहानी गढ़कर सुना देंगे, है ना? लेकिन अब मैं आपकी बातों में आने वाली नहीं, समझे आप? और ये बात भी सुन लीजिए मेरी, माँ चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहती हो, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगी। बोलकर पीहू दंदनाते हुए अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। आलोक को पूरी रात चिंता और अनिद्रा के वजह से तनाव में करवट बदलते बदलते ही निकालनी पड़ी। सोचते रहे कि आखिर गलती कहाँ कोई उससे। काश पीहू पूरी सच्चाई जान पाती, फिर उसे पता चलता कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, बल्कि उसकी माँ उसे मरने के लिए छोड़ गई थी। एंजल किसी बंधन में बंद कर रहना चाहती नहीं थी। वह तो आजाद पंछी की तरह अपने पंख फैलाकर आकाश में उड़ना चाहती थी। किसी तरह और 5 महीने यहाँ काटने के बाद जब पीहू का जन्म हुआ तो वह उसे एक कचरे के डिब्बे में फेंक कर अपने देश लौट गई। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस बच्चे को उसने कचरे के डब्बे में मरने के लिए छोड़ दिया था, उसी बच्चे को आलोक ने अपने सीने से लगा लिया था। आलोक, जो हर पल एंजल के पीछे साए की तरह घूमता रहता था, जब उसने एंजल को अपने नवजात शिशु को लेकर अस्पताल से बाहर निकलते हुए देखा तो वह उसके पीछे लग गया। जैसे ही वह उस नवजात बच्चे को कचरे के डिब्बे में फेंक कर भागी, दौड़कर आलोक ने उस बच्चे को वहां से निकाल लिया। नहीं तो कुछ पलों की भी देरी पर वह लावारिस कुत्तों का निवाला बन जाती। एक माँ ने अपने ही बच्चे को अपने आंचल से दूर कर दिया, लेकिन वहीं एक पिता ने उसी बच्चे को अपने सीने से लगा लिया था। पीहू आलोक की जान से भी बढ़कर थी। वह नहीं चाहता था कि पीहू को कभी भी ये बात मालूम पड़े कि उसके जन्म लेते ही उसकी माँ ने उसे कचरे के डिब्बे में मरने के लिए छोड़ दिया था। इसलिए उसने माँ से वादा ले लिया कि यह बात पीहू को न बताए। आलोक ने आज तक शादी भी इसलिए नहीं की क्योंकि पीहू ही उसकी सब कुछ थी, मगर पीहू ने आलोक से बात तक करना छोड़ दिया। उसकी तो बस एक ही जीत थी कि उसे अपनी माँ से मिलना है। हार कर आलोक ने घुटने टेक दिए और बताया कि उसकी माँ दक्षिण अमेरिका के चिली में रहती है। पीहू को खुशी हुई कि वहाँ का एक टूरिस्ट थोड़े टाइम पहले यहाँ आया था, जिसका नाम मार्क था। 40 साल का मार्क बहुत ही अच्छा इंसान था। वो पीहू को सिस्टर कहकर बुलाता था। जगह जगह घूमना और वहाँ की यूनिक चीज़ों को अपने कैमरे में कैद करना उसका पैशन था। मार्क का मोबाइल नंबर उसके वर्किंग डायरी में लिखा हुआ था। बस उसने चिली जाने की पूरी तैयारी कर ली। आलोक से अपनी माँ का पता लेकर वह प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुकी थी। आलोक उसको छोड़ने आया तो उसकी आंखें गीली हो चुकी थी। वह चुपके से अपनी शर्ट की आस्तीन से अपनी आंखें पोंछ लेता ताकि पीहू न देख सके, मगर उसे तो अब भी यही लग रहा था कि आलोक ने उसे उसकी माँ से छीनकर अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दिया। उसे लग रहा था कि दुनिया के सारे मर्द एक जैसे होते हैं। आलोक ने कितना समझाया कि जैसा वह समझ रही है वैसा बिल्कुल नहीं है, और अगर उसकी माँ को उससे प्यार होता तो क्या वह एक बार भी फोन करके उसका हालचाल ना पूछती। लेकिन अपनी माँ की तरह जिद्दी पीहू 7 समंदर पार एंजल से मिलने निकल पड़ी। मार्क की मदद से वह चिल्ली पहुंच चुकी थी। मार्क ने उसे बताया कि उसकी माँ यहीं चिल्ली में ही अपना आर्किटेक्चर का फार्म चलाती है। मार्क ने सुझाया कि क्यों ना वह आर्किटेक्चर में इंटर्नशिप के बहाने एंजल से मिले। पीहू को यह आइडिया बहुत अच्छा लगा और उसने वही किया। अपनी माँ को अपने करीब देखकर पीहू की खुशी का ठिकाना न रहा। मन तो किया उसका अपनी माँ के गले लग जाए और कहे कि वह उसकी बेटी है, लेकिन क्या वह किसी अनजान लड़की पर भरोसा करेगी? इसलिए पीहू को अभी कुछ बताना उचित नहीं लगा। माँ फोन पर उससे उसका हालचाल पूछ लेता। पीहू अब कुछ बहाना करके एंजल के साथ उसके घर आकर ही रहने लगी, लेकिन उसे एंजल को अपने बारे में बताने का मौका नहीं मिल रहा था। एंजल के साथ रहकर पीहू को पता चला कि एंजल का अपने पति जेम्स से सालों पहले तलाक हो चुका था। दोनों के बीच बच्चे की कस्टडी को लेकर झगड़ा चला।
लेकिन जीत जेम्स की हुई। उसने कोर्ट में यह साबित कर दिया कि एंजल एक अच्छी माँ नहीं बन सकती और उनके बेटे का भविष्य उसके साथ सुरक्षित नहीं रहेगा। हालांकि कोर्ट ने उसे अपने बेटे को मिलने की अनुमति भी दी थी, पर खुद एंजल का बेटा ही अपनी माँ से मिलना नहीं चाहता था। उसे उसकी माँ दुनिया की सबसे बुरी माँ लगती थी। अपने बेटे की याद कर एंजल पेग पर पेग ले जा रही थी और बग बग बोले जा रही थी। कहते हैं इंसान जब नशे में होता है तो सच बोलता है, और आज एंजल भी सारी सच्चाई उगलने लगी। शराब के नशे में पुरानी सारी बातें उसने पीहू के सामने खोल कर रख दी। यह भी कि वह आलोक के बच्चे की माँ बनने वाली थी और उसने एक बेटी को जन्म दिया था। तो अब वो बच्चा कहाँ है? वो जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसे अपनी बेटी को छोड़कर यहाँ आना पड़ा। बेटी को छोड़कर? अरे नहीं, मुझे तो वह बच्चा चाहिए ही नहीं था। शराब का एक घूंट भरते हुए वह बोली थी। आलोक को लगा कि मैं उससे प्यार करती हूँ और शादी करूंगी। पागल, बोलकर एक झटके से ही पूरा ग्लास खाली कर दिया उसने और ठहाके लगाकर बोली, बच्चा मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी गलती थी जिसे मैंने हमेशा के लिए खत्म कर दिया। मैंने कितनी कोशिश की कि अबॉर्शन करवा लूं, पर सारे डॉक्टर्स ने मना कर दिया। अपने देश आकर अबॉर्शन नहीं करा सकती थी क्योंकि मुझे जेल नहीं जाना था, इसलिए मजबूरन मुझे वहां रहना पड़ा ताकि उस बच्चे को जन्म दे सकूं। तो अब वो बच्ची कहाँ है? पीहू ने पूछा। कचरे के डिब्बे में। मैं उसे कचरे के डिब्बे में फेंक आई थी क्योंकि उसकी असली जगह वही थी। एंजल की बात सुनकर पीहू सन्न रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे उस बच्चे से कुछ लेना देना नहीं था, तो फिर यहाँ लाकर क्या करती? पता नहीं क्या हुआ होगा, पर जरूर उसे लावारिश जानवर खा गए होंगे। बोलते हुए एंजल की जबान भी नहीं लड़खड़ाई। आखिरकार कोई माँ इतनी बेरहम दिल कैसे हो सकती है? पीहू को अपने पापा की याद सताने लगी। सब अपने पापा के बारे में सोच रही है, बात वो नहीं, लेकिन वह अपने पापा की बात कहाँ सुन पाई थी। वह तो पापा की पूरी बात सुने बिना बीच में अपने कान बंद करके बैठ गई थी ताकि कुछ सुन ही न पाए। आलोक ने अपनी बेटी की खातिर आज तक शादी नहीं की थी और इस औरत ने सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ देखा था। पीहू बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। बाथरूम में जाकर वह बिलख बिलख कर रो पड़ी। कुछ देर के बाद खुद को संभाल कर अपने पापा को फोन किया। आलोक पागलों की तरह भागता हुआ यहाँ पहुंच आया। अचानक वर्षों बाद आलोक को अपने सामने खड़ा देखकर एंजल की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन जब भरोसा हुआ और जाना कि पीहू कोई और नहीं बल्कि उसकी वही बेटी है जिसे वह कचरे में फेंक आई थी, तो बेटी के लिए उसके दिल में प्यार का सागर उमड़ पड़ा। वह कहने लगी, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई, बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन मुझे माफ कर दो। आलोक, इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे, प्लीज लौटा दो मेरी बेटी मुझे। पीहू बेटी, मुझे माफ कर दो। माफ कर दो आपको, जिसने मेरे पापा को सिर्फ यूज किया अपने स्वार्थ के लिए। मुझे लगा था पापा गलत है, इसलिए उनसे लड़ झगड़ कर मैं यहाँ आपके पास आई थी, लेकिन मैं गलत थी। हमारे यहाँ एक कहावत है, माता कभी कुमाता नहीं होती, लेकिन आज देख रही हूँ कि एक माता भी कुमाता हो सकती है। एक माँ अपने बच्चे को मरने के लिए छोड़ सकती है। बोलते बोलते पीहू का स्वर तेज हो गया। पापा, आपने सही कहा था, मेरी माँ मर चुकी है, कहकर पीहू अपने पापा का हाथ पकड़कर जाने लगी, लेकिन फिर पलटकर बोली, एक बात और, 2 बच्चों को जन्म देने के बाद भी आज तुम बे औलाद हो और रहोगी क्योंकि तुम इसी लायक हो। अपनी बेटी को जाते हुए वो देखती रह गई क्योंकि उसे रोकने का उसे कोई हक ही नहीं था। मित्रों, उम्मीद करती हूँ कि कहानी धोखेबाज आपको अच्छी लगी होगी। कौन था धोखेबाज असली में कहानी में? क्या दादी और पापा दोनों ने पीहू को उसकी माँ के बारे में सच्चाई न बताकर उसके साथ धोखा किया था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।